बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट जो हमारा 2 है वो लिटरेचर रिव्यू एंड सिंथेसिस, ठीक है। इंट्रोडक्शन और टू नर्सिंग रिसर्च का हमारा टॉपिक है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज़ है कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में क्रिएट होती है, ठीक है, और वही क्वेश्चन बन जाते हैं और क्वेश्चन ही नर्सिंग रिसर्च बन जाती है। और यही नर्सिंग रिसर्च प्रोवाइड करती है एविडेंस जो कि सॉल्व करती प्रॉब्लम, ठीक है। जो हमने बात की थी हमारी ऑब्जर्वेशन होती है जो कि हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो ये सारा प्रोसेस जो है हमारी नर्सिंग रिसर्च का ये हमारी सॉल्व हो जाती है, ठीक है। बहरहाल हमारे पास जो है ट्रेडिशनल एवोल्यूशन ऑफ रिसर्च प्रोसेस होते हैं, ये एमसीक्यूज़ में आते हैं, तो एमसीक्यूज़ पे थोड़ी तवज्जो देने वाली बात है कि हमारे पास जो डिडक्टिव मेथड होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि हम क्वेश्चन के अंदर जब हम बात करेंगे तो हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक मलेरिया हो रहा है, तो हम पॉपुलेशन के अंदर जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम सैम्पलिंग करेंगे बहुत सारे यानी कि आप कह सकते हो हिस्ट्री लेंगे। तो जब हम जनरल से स्टार्ट करेंगे तो जब हम उन लोगों तक पहुंचेंगे जिनको मलेरिया हुआ है, तो वो हम स्पेसिफिक हमारी कम्युनिटी बन जाएगी जो इससे मलेरिया से अफेक्टेड होंगे, समझाने के एतबार से कह रहा हूँ, ठीक है। मैं तो क्या किया हमने, जनरल टू स्पेसिफिक जब हम किसी भी के रिसर्च में जाते हैं तो वो कहलाती है डिडक्टिव, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं ट्रेडिशनल एवोल्यूशन ऑफ रिसर्च प्रोसेस। डिडक्टिव जो है जनरल टू स्पेसिफिक जाती है। अगर अब हम नॉन ट्रेडिशनल एवोल्यूशन कहें ऑफ रिसर्च प्रोसेस, और इसका अपोजिट है एक तो ये, और डिडक्टिव का जो अपोजिट है वो इंडक्टिव है, ठीक है। इसमें क्या था, जनरल टू स्पेसिफिक था, इसमें स्पेसिफिक टू जनरल आ जाएगा इंडक्टिव के अंदर। देखो, अ प्रोसेस इन विच स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन सर्व एज द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्पेसिफिक जो थी हमारी ऑब्जर्वेशन वो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगी, लीडिंग टू जनरल फोकस और इंटरेस्ट ऑफ जनरल फोकस पे चली जाएगी, ठीक हो गया। और इसकी एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल आगे चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके अपोजिट करेंगे तो हम इसकी एग्जांपल बना सकते हैं किसी और डिजीज़ को लेके। बहरहाल तो शॉर्टली कवर करते हैं क्योंकि और भी हमारे पास टॉपिक हैं, और जो है परसों हमारा जो पेपर है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू, जिससे हमारा टॉपिक भी जो है लिटरेचर रिव्यू जो है एक बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट होता है रिसर्च प्रोसेस का। इसमें क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है इन डेप्थ एनालिसिस, ठीक है, मतलब डीप एनालिसिस होता है किसका, रिसेंटली पब्लिश्ड रिसर्च। कोई भी रिसर्च होती है उसका डीपली एनालिसिस करते हैं उसके अंदर हम लोग। और क्या होता है, फाइंडिंग इन स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जिसके अंदर हमें रिसर्च करनी है, हमें उसके अंदर डीप एनालिसिस करना है, इसी प्रोसेस को हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, ठीक है। इसके बाद कि हमारे पास जो है पर्पस भी ज़ाहिर सी बात आ जाएंगे, मेरे स्लाइड के अंदर रखे हुए हैं, तो बहुत शॉर्टली हैं, अगर उसमें नीड होगी तो उसके अंदर पीडीएफ में ज़रूर मौजूद होंगे। बहरहाल टाइप्स जो हैं ये एमसीक्यूज़ में आती हैं, तो इसमें तवज्जो देने की ज़रूरत है हमें। तो सबसे पहले थियोरेटिकल लिटरेचर। थियोरेटिकल से आप वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि थ्योरी से रिलेटेड है। अच्छा, पब्लिश्ड कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स, ठीक है, फ्रेमवर्क्स, थ्योरीज, रिसर्च सिस्टम, ये जितनी तीनों चीज़ें हैं ये थियोरेटिकल लिटरेचर के अंदर आती हैं। मीन्स कि हमारे पास जो मवाद होता है स्टडी करने का, इनसे रिलेटेड होता है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क थ्योरी से होता है जो कि थियोरेटिकल लिटरेचर होता है। इसके बाद एम्पेरिकल लिटरेचर वो चीज़ें होती हैं जो कि पब्लिश टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ थ्योरीज अप्लाई टू इंडिविजुअल बिहेवियर्स। मीन्स कि आपने यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सारी चीज़ हो गई। अब यही कॉन्सेप्ट के किसी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर पे कैसे अफेक्ट करता है, हम उसे एम्पेरिकल लिटरेचर कहते हैं फिर, ठीक है। थ्योरेटिकल के अंदर कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स आ जाते हैं, एम्पेरिकल के अंदर यही जो कॉन्सेप्ट होते हैं कि एक इंसान के ऊपर कैसे इफेक्ट असरअंदाज होते हैं, उसके हवाले से हम इसमें पढ़ा करते हैं, ठीक है। इसके बाद स्कॉलरी लिटरेचर आता है हमारे पास। ये तमाम का तमाम जो है एकेडमिक स्टडी से रिलेट करता है। इसका मतलब क्या, जैसे कि बुक्स हो गई, जर्नल हो गए, बुक्स हो गई, और कॉन्फ्रेंसिस या प्रोसेसिंग हो गए, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है रिसर्च लिटरेचर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं, हमारी टाइप्स हो गई हैं हमारी, ठीक है। हमने पहले डेफिनेशन पढ़ ली थी, फिर हमारी टाइप्स हो गई हैं।
अब रिसर्च लिटरेचर की जो जो यानी कंपोनेंट तो नहीं कह सकते, सोर्सेज कह सकते हैं, कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स होते हैं, दो सोर्स बड़े होते हैं इसके। प्राइमरी सोर्स के अंदर वो होता है जो कि ओरिजिनल रिसर्च होती है किसी भी रिसर्चर की, ठीक है। सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, कमेंट्स होते हैं, समराइज होते हैं, मल्टीपल रिसर्च स्टडीज ऑन वन टॉपिक। यानी कि फॉर एग्जांपल किसी एक रिसर्चर ने बात की है तो उसकी जो कमेंट्स हो गए, समराइज हो गए, समरीज हो गई हैं, उसके ऊपर लोगों ने क्या क्या अपने ख्यालात दिए हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों ने क्या किया उसके ऊपर रिसर्च की है एक ही जनरल टॉपिक के ऊपर। फॉर एग्जांपल मलेरिया के ऊपर किसी ने रिसर्च की है, तो मुख्तलिफ लोगों की रिसर्च हुई होगी इसके ऊपर, तो वो सेकेंडरी सोर्स के अंदर वो डेटा आ जाता है जब आप कंबाइन करते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे बता रहा सच है सिस्टमेटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस, मेटा सिंथेसिस, विच आर बेस्ड ऑन द सेकेंडरी और द इंटरप्रिटेशन ऑफ प्राइमरी वर्क। वही बात है जो प्राइमरी वर्क जो किसी रिसर्चर ने किया है उसके ऊपर किसी ने कमेंट किया होगा, समराइज़ किया होगा, लोगों ने सर्च की होगी, जिससे कि सामने बात आ गई है। तो प्राइमरी वर्क के ऊपर किसी ने काम करना उसको सेकेंडरी सोर्स डेटा कह सकते हैं। ये एमसीक्यूज आया हुआ था, ठीक है। अच्छा जी, परफॉर्मिंग लिटरेचर रिव्यू मतलब लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे, ऐसी बात है। लाइब्रेरी के अंदर एक पब्लिक होती है, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। अच्छा जी, इसके बाद जो है रिसर्च, अच्छा ये टॉपिक क्वेश्चन में आया हुआ था। बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिटेशन। सिटेशन क्या होता है बताता हूँ, आगे लिखा भी आ रहा है। ये अब स्टेटमेंट देख लें, इसके अंदर जो है एमसीक्यू ये पता किया जाता है, ठीक है, ये वाला। इसके बाद सिटेशन, सिटेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोवाइड करता है द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू लोकेट अ रेफरेंस और द नेम, ईयर्स, वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर, पेज नंबर। अच्छा जी, इसके बाद जो है जो सोर्सेज के लिए वेबसाइट्स वगैरह हैं जो जिनका डेटा जहाँ मौजूद होता है वो यहाँ लिखा हुआ है, आपको उसमें पीडीएफ में मिल जाएगा। एक मिड लाइन के नाम से हो सकता है शायद आ जाए, कि फॉर नर्सिस के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। इसके बाद सेलेक्टिंग कीवर्ड्स कैसे की जाते हैं किसी रिसर्च करने के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एक सिस्टमेटिक रिव्यू आता है, ठीक है। सिस्टमेटिक रिव्यू का मतलब क्या होता है, कि ऐसा प्रोसेस होता है जो कि आइडेंटिफाइड करता है अपराइजिंग समराइजिंग रिसर्च स्टडीज इनटू गाइडलाइन। जो आपने मतलब फाइंड किया है उसको एक गाइडलाइन के अंदर आप कन्वर्ट कर देते हो फॉर प्रैक्टिस, किसकी, आने वाले लोगों के लिए। कैरेक्टराइज बाय ऑब्जेक्टिवली दैट अवॉइड बियास, मतलब बाद में आने के लिए कोई मुश्किल ना हो तो आप जो आपकी फाइंडिंग है वो आपने सिस्टमेटिकली रिव्यू कर दिया है, ठीक है। इसके बाद प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर इम्पॉर्टेंट नहीं था, और इसके बाद जो है क्या नाम है, शायद इसकी पीडीएफ के अंदर फाइल हो, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है, याद नहीं आ रहा मुझे फ़िलहाल। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होती है, द यूज़ ऑफ द बेस्ट साइंटिफिक एविडेंस, ठीक है, इंटीग्रेटेड विद क्लिनिकल एक्सपीरियंस, incorporating patient values, performance in the practice, professional nursing care। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जिससे कि अपने नाम से ही वादे हो रहा है कि एविडेंस होता है, यानी कि आपके पास पहले से किसी ने मतलब एविडेंस होता है, मीन्स कि आपके पास सोर्स होता है कि प्रैक्टिस करने का। फॉर एग्जांपल मलेरिया को, किसी को मलेरिया हुआ है तो आपको पता है ट्रीटमेंट क्या है, तो आपके पास ये एविडेंस है कि पिछले पेशेंट को भी मैंने इसी मेडिसिन से ट्रीट किया था जो कि उससे रेलिवेंट है, तो आपको मालूम होता है। तो इसी तरह एक एग्जांपल के तौर पे आपके पास एविडेंस होता है, फिर आप उसी को रिपीट करते हैं। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब यही होता है। क्या होता है, यूज़ करते हैं बेस्ट साइंटिफिक एविडेंस जो कि हमारे पास पहले मौजूद होता है। इंटीग्रेटेड विद जो है मतलब शामिल, मतलब इंटीग्रेटेड का मतलब होता है साथ शामिल होता है क्लिनिकल एक्सपीरियंस, यानी कि आप पहले एक्सपीरियंस साथ होता है आपके पास। इनकॉर्पोरेटिंग पेशेंट वैल्यूज़ होती हैं, परफॉर्मिंग इन द प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग केयर। मैंने आपको बता दी जैसे कि एक मलेरिया की एग्जांपल। इसके बाद जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो है मैं आपके पास शायद मिल जाए तो अगर इंपॉर्टेंट हुआ तो ये। बहरहाल ये टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हम जो है क्या नाम है लैपटॉप पे आते हैं। सो ट्रेडिशनल एवोल्यूशन वैल्यूज़ आपके सामने आ गई, आपको बता दिया मैंने। नॉन ट्रेडिशनल मेथड भी बता दिए आपको मैंने। लिटरेचर रिव्यू भी हो गया है, टाइप्स भी हो गई हैं, स्कॉलरी भी हो गया है, रिसर्च लिटरेचर भी, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स भी हो गया है। चलिए, यूजिंग द लाइब्रेरी आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। सेलेक्टिंग डेटाबेस रिसर्च, सेलेक्टिंग कीवर्ड्स, टर्मिनोलॉजी। अच्छा, ओपन एक्सेस क्या है, इसमें ये चीज़ रहेगी, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन जो कि फ्रीली अवेलेबल हो ऑनलाइन, कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस पे ना हो, ठीक है, ये एमसीक्यूज आ जाता है। पी रिव्यू का भी एमसीक्यूज आया हुआ है।
The process of subjecting research to the appraisal of a neutral third party. Common process of peer review includes selecting research for conferences, evaluating research manuscript for publication. कह रहे हैं कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर नेचुरल थर्ड पार्टी के इनके रिव्यूज़ आते हैं, रिसर्च होती है जो कि यूज़ की जाती है पीयर इन रिव्यू होते इंक्लूड क्या होता है जैसे कि यूज़ की जाती हैं कॉन्फ्रेंसेस के अंदर नतीजे निकालने के लिए रिसर्च में मैन्यूस्क्रिप्ट जो लिखी जाती है फॉर पब्लिकेशन इनके आने वाले लोगों के लिए पीयर रिव्यू आ जाती है। जनरल इम्पैक्ट फैक्टर मेरा नहीं ख्याल कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा देख लीजिएगा आप ज़रा। सो सिस्टमेटिक रिव्यू प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर मैं आपको बता चुका हूँ पहले, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस भी बता चुका हूँ। अच्छा ये वही चीज़ें जो मैंने आपको अभी क्लियर कर रहा था मैं, तो ये आ गया पहले वाला। बहरहाल ये जो है यूनिट नंबर 2 था, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। बाकी जो है अब इंशाल्लाह नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट यूनिट पे।